जय श्री कृष्ण। एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में क्लास 12 साइंस बायो के सभी स्टूडेंट का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप अपने नियमित अध्ययन को जारी रख रहे हैं। कुछ टेक्निकल समस्याओं से कई बार ऊपर नीचे भी हो जाता है। अभी तक के सफर में हमने हमारे साइंस बायो के 2 लेसन कंप्लीट कर लिए, जिसमें सबसे पहला हमने जनन की प्रक्रिया के बारे में लैंगिक और कायिक जनन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने सेकंड चैप्टर में नर और मादा हिमोद्भिद का निर्माण किस प्रकार होता है, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के किस प्रकार का परिवर्तन होता है। और आज हमारा चैप्टर है तीसरा, परागकण निषेचन तथा भ्रूणकोश और भ्रूण का परिवर्तन। तो सबसे पहले तो परागकण का किस प्रकार पुष्प के द्वारा पुष्प की वर्तिका से होते हुए कैसे निषेचन की क्रिया होती है। फिर भ्रूणकोश जिसको हम बोलते हैं, जैसे भ्रूणकोश होता है ना, जैसे कि बीज वगैरह, ठीक है, वो भ्रूणकोश किस प्रकार बनता है और उस भ्रूणकोश का बीजों का परिवर्तन कैसे होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो परागकोश को पढ़ने से पहले हमें परागकण की क्रिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, परागकण किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे हम परागकण के प्रकारों के बाद परागकण के लिए अनुकूलन की व्यवस्था किस प्रकार होती है, कौन कौन से अनुकूलन में परागकण होता है, स्वपरागण परपरागण के लिए कौन सा अनुकूलन होता है। और फिर इसके बाद परागकण की क्रिया में कीट, पतंग, वायु, जल, अन्य जंतु वगैरह किस तरह से योगदान देते हैं, इन सब के बारे में हम एक संक्षिप्त ड्रॉ डायग्राम के द्वारा पढ़ेंगे। और इसकी विस्तृत चर्चा आपकी किताबों में बड़ी काफी मात्रा में लिखी हुई है, जिसको आप इस ड्रॉ डायग्राम के बाद आराम से समझ सकते हैं। तो देखते हैं परागकण निषेचन तथा भ्रूणकोश व भ्रूण का परिवर्तन। तो सीधे सा है, इसकी सबसे पहले पुंकेसर के परागकोश से पुंकेसर, मैंने पहले बताया था पुमंग, जो नर युग्मक जनन या जिसको बोलते हैं पादपों में नर के रूप में, नर जनित अंग के रूप में काम करता है। तो पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का अंडक की वर्तिका पर स्थानांतरण ही क्रिया को ही परागकण कहते हैं। पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का अंडक की वर्तिका पर स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण। क्या कहते हैं भाई, परागण। तो सीधी सी बात है कि जो आपके नर जनन अंग है पुंकेसर, उसके ऊपर जो परागकोश है, उस परागकोश में जो परागकण पड़े हैं, उन परागकणों का अंडक की वर्तिका कर आपने एक इस तरह से देख बताया था मैंने आपको, ये ठीक है। तो यहाँ पर ये परागकण है, इन परागकणों का इस वर्तिका के द्वारा इन अंडक तक पहुंचने की जो क्रिया है वो ही क्या है, परागकण कहते हैं उसको। फिर देखो परागकोश से वर्तिका तक परागकणों का स्थानांतरण, मैं तो फिर ध्यान देना, परागकोश से वर्तिका तक परागकणों का स्थानांतरण कीट, छोटे छोटे जैसे भोंगड़ा वगैरह होता है ना, मधुमक्खी वगैरह, वो कीट, वायु, जल, पक्षियों, चमगादड़, घोंघों, चींटियों आदि द्वारा होता है। तो इस सब में एक ध्यान रखना, चमगादड़, कभी चमगादड़ तो रात्रि पक्षी है, तो इसका तो कुछ ऐसे होते हैं जो रात्रि के समय खिलते हैं, और चमगादड़ भी अपने भोजन की प्राप्ति के लिए उन तक पहुंचती है। तब चमगादड़ के द्वारा उन परागकणों को दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिया जाता है, और उस वर्तिकाग्र के द्वारा वो परागकण अंडक तक पहुंच जाते हैं, और अंडक तक पहुंचने के बाद उसके द्वारा परागकण की क्रिया का परागकण का निषेचन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण कीट, वायु, जल, पक्षियों, चमगादड़, घोंघों, चींटियों, ठीक है, चींटियां भी परागकण की क्रिया का परागकण निषेचन का कार्य करती हैं, चींटियों आदि द्वारा होता है। फिर है कि हमारे सिलेबस से पढ़ी हम पढ़ते हैं और विज्ञान की पढ़ी थी, परागकण की क्रिया वो 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का सीधा सा मतलब है कि एक ही पुष्प के ऊपर, एक ही पुष्प के द्वारा उसके पुष्प के शीर्ष भाग पर उपस्थित परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के द्वारा उसी पुष्प के अंडक तक पहुंचकर परागण की क्रिया का निषेचन करना स्वपरागण आता है। परपरागण के मतलब है कि एक ही जाति के अनेकों पादप, ठीक है, एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के परागकण पर पहुंचकर उसके वर्तिकाग्र के द्वारा अंडक में पहुंचते हैं, वह आपके परपरागण की क्रिया होती है। अब स्वपरागण है, तो स्वपरागण भी 2 प्रकार से होता है, एक स्वयुग्मक
और एक सजात पुष्पी पादप। ठीक है, स्वयुग्मक का मतलब है एक ही पुष्प के अंदर, एक ही पुष्प के अंदर, मतलब अगर आपने धतूरे का पुष्प लिया है, गुलाब का पुष्प लिया है, कमल का पुष्प लिया है, कोई भी पुष्प है मान लो, तो उस एक ही पुष्प के ऊपर जो परागण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के अंदर पहुंचकर, अंडक के अंदर पहुंचकर परागण की निषेचन की क्रिया को करते हैं। उदाहरण सबसे बेस्ट है मटर। मेंडल ने इसीलिए मटर के पौधों को चुना था, क्योंकि इस मटर के पौधों में निषेचन की क्रिया बहुत ही साफ और बहुत ही सरल तरीके से होती है। तो मटर का पौधा है वो स्वयुग्मक श्रेणी का है। एग्जाम में अगर एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मटर का पौधा कौन से परागण की क्रिया से होता है, तो आपको ध्यान रखना है मटर का पौधा स्वपरागण में स्वयुग्मक की क्रिया का एक उदाहरण है। फिर सजात पुष्पी पादप, एक ही जाति के अनेकों पुष्प, जाति एक, जैसे कि धतूरा होगा, धतूरा की एक जाति होगी ना, तो इसी तरह एक ही जाति के अनेक पुष्पी पादपों में एक पादप के अन्य पुष्प पर, मतलब पादप तो एक ही है, उस एक, जैसे कि ये आपके क्या है, ककड़ी या मक्का का पौधा है, मक्के के पादप पे एक, उस पादप पर अलग अलग पुष्प है, तो इस पुष्प से दूसरे पुष्प पर, ठीक है, परागण की जो क्रिया है वो सजात पुष्पी पादप क्या कहलाती है, जो एक ही पादप के अन्य पुष्प पर होती है। बेस्ट उदाहरण है आपके मक्का और ककड़ी। क्या है, मक्का और ककड़ी। फिर इसमें देखते हैं पर परागण, तो मैंने सीधा सा बता दिया, पर परागण की क्रिया इस प्रकार होती है। इसको आप एक बार बता लीजिए, ठीक है। फिर हम इसके आगे और देखते हैं कि किस प्रकार परागण की क्रिया होती है। एक बार मैं बोल देता हूं, आप आराम से नोटबुक में नोट कर लीजिए। पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को परागण कहते हैं। परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागणों का स्थानांतरण कीट, वायु, जल, पक्षियों, चमगादड़, घोंघों, चींटियों आदि द्वारा होता है। परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण व परपरागण। स्वपरागण की क्रिया भी दो प्रकार से होती है, स्वयुग्मक अर्थात एक ही पुष्प में, उदाहरण मटर लिखे। दूसरा है सजात पुष्पी पादप अर्थात एक पादप के अन्य पुष्पों पर, उदाहरण लिखे आप मक्का व ककड़ी। अब देखते हैं परागण की क्रिया में अन्य अनुकूलन किस प्रकार साथ देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वपरागण के लिए अनुकूलन। हेडिंग लगाएं, स्व परागण के लिए अनुकूलन। अनुकूलन शब्द आपने कक्षा 6 से पढ़ा है, ठीक है। अनुकूलन मतलब किसी भी जाति का किसी वातावरण के अनुकूल अपने आप को डाल देना, उस परिवेश के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है। तो अब देखो पुष्पी पादपों में अनुकूलन की क्रिया कैसे होती है। तो इसमें तीन प्रकार से होती है, उभयलिंगता, समकाल पक्वता व उन्मूल्यता। तो सबसे पहले देखते हैं उभयलिंगता। एक बार मैं तीनों के नाम लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप इसको आराम से देख लें। उभयलिंगता सबसे अच्छा उदाहरण है मटर। फिर दूसरा है आपके समकाल पक्वता, क्या है, समकाल पक्वता। उदाहरण देखें गुल अब्बास, गुल अब्बास। तीसरा है अनुन्मीलियता, अनुन्मीलियता। उदाहरण है वायोला, ये पादप है, ठीक है, वायोला। और एक है कनकोआ,
कन कोहा। उभयलिंगिता को देखते हैं, उभयलिंगिता के बारे में किस प्रकार बताया गया है। तो देखो स्वपरागण की क्रिया में 3 प्रकार से अनुकूल होता है, उभयलिंगिता, समकाल पक्वता और अनुमीलियता। उभयलिंगिता के अंदर देखते हैं तो ऐसे पादप जिस सामान्यतः उभयलिंगी या पुष्प द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, मतलब एक ही पुष्प के अंदर मेल और फीमेल, ठीक है, जो मेल और फीमेल है वो दोनों एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित होते हैं, जिसे हम उभयलिंगी कहते हैं। तो ये हो गया उभयलिंगी का उदाहरण आपके उत्तर दीजिए। फिर समकाल पक्वता, तो इसमें सीधा सा है कि जो पौधे के अंदर जो उमंग और छाया, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो पौधे के अंदर उमंग और छाया, ये है समकाल पक्वता। तो पौधे के अंदर उमंग और छाया के वो एक ही समय में परिपक्व हो जाते हैं, मतलब जो पुंकेसर और अंडक में नर जननांग और मादा जननांग से एक समय एक साथ परिपक्व हो जाते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया, परागण के निषेचन की क्रिया बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से हो सकती है। सबसे है पक्वता, समकाल, एक समकाल मतलब समय, एक ही समय में पक्वता, परिपक्व हो जाना। भगवान परिपक्व हो रहे उमंग और जाया, उमंग आपका नर जननांग, जाया आपका मादा जननांग, ठीक है, तो समकाल पक्वता हो गया। तो इस प्रकार नर और मादा, ठीक है, एक ही समय में परिपक्व हो जाना। फिर है आपके अनुमीलियता, कुछ पौधों के पुष्प कभी भी नहीं फूलते हैं वरना हमेशा ही बंद रहते हैं, अतः उनमें केवल स्वपरागण होता है। उदाहरण में वायोला व कनकोआ, ये दो है। तो आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं। अब देखें आपके पर परागण के लिए अनुकूलन की क्रिया, ये स्वपरागण था। फिर नेक्स्ट देखते हैं पर परागण। पर परागण के लिए अनुकूलन, पर परागण के लिए अनुकूलन की क्रिया कैसे होती है। तो देखो पर परागण को पहले आप मैंने बता भी दिया था, एक बार और बता देता हूँ पर परागण होता क्या है। तो पर परागण के लिए आप देखेंगे एक पौधे के पुष्प के परागण उसी जाति के अन्य दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं, उसे पर परागण कहते हैं। एक बार वापस में कैसा देख रहे हैं, एक पौधे के पुष्प के परागण उसी जाति के अन्य दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं, उसे पर परागण कहते हैं। अब इसके लिए अनुकूलन की जो व्यवस्था है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्वबंध्यता, सबसे पहले क्या है स्वबंध्यता। उदाहरण में है राखी बेल, राखी बेल के बाद है अंगूर, अंगूर के बाद है पेटूनिया, क्या है पेटूनिया। दूसरा है एक लिंगता, एक लिंगता। उदाहरण देखो तुरई व लौकी, तुरई व लौकी। तीसरा है भीमकाल पक्वता। तो समकाल पक्वता कहाँ था, स्वपरागण में, वेरी गुड। अब कौन सी है भीमकाल पक्वता। भीमकाल पक्वता, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं आपके गुड़हल, कपास, सूरजमुखी, सूरजमुखी और आलू।
इस प्रकार आप इन भिन्नकाल पक्वता को समझ सकते हैं। तो देख लें, परागण, निषेचन तथा पर स्वपरागण के लिए अनुकूलन हमने पढ़ लिया, वैलेंता। अब परपरागण के अनुकूलन के लिए देख लेते हैं कि स्वबद्धता आपकी क्या है। तो इसमें देखो आप सबसे पहले स्वबद्धता, कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागणों का उसी पुष्प की वर्तिका पर अनुकूलनता होने पर भी अनुकूलन नहीं होता है, इसे स्वबद्धता कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि पुष्प के ऊपर जो परागण है वो निषेचन करना चाहते हैं, लेकिन वो बंद है, वो चाह करके भी वर्तिका के द्वारा अंडक तक नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे पुष्पों के ऊपर जो परागण है वो किसी न किसी माध्यम, कीट, पतंग, वायु, जल, किसी न किसी माध्यम के द्वारा अन्य पादप पर पहुंचकर अपने परागण की क्रिया को कहते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वबद्धता। मतलब बंधे हुए हैं, उपस्थित हैं, विकसित भी है, लेकिन निषेचन की क्रिया को नहीं कर सकते। बेस्ट उदाहरण में राखी, बेल, अंगूर और पेट्रोनिया। फिर एकलिंगता, एकलिंगता देखो पादप के समस्त पुष्पों में एकलिंगता होने पर केवल पर परागण ही हो सकता है। सीधी सी बात है कि किसी पादप के अंदर एक लिंग, मतलब या तो पुंग उपस्थित है या जाया, मतलब या तो नर जनन उपस्थित है या मादा जनन। तो निषेचन की क्रिया के लिए आपको पता होना चाहिए पुंग और जाया दोनों का होना जरूरी है। अब पुष्प के अंदर पुंग है तो पुंग है, जाया नहीं है तो भी निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती। अगर जाया नहीं है, पुंग नहीं है तो भी निषेचन नहीं हो सकती। इस ऐसा क्या होता है कि जहाँ पुंग है वहां से परागण, जहाँ अंडक है वहां तक पहुंच जाते हैं और परागण की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। इसको बोलते हैं एकलिंगता। बेस्ट उदाहरण देखो तुरई व लौकी, क्या है, तुरई व लौकी। फिर है भिन्नकाल पक्वता, तो सीधा सा मतलब है कि पुष्प के अंदर उपस्थित पुंग व जाया का अलग अलग समय में परिपक्व होना। जो स्वपरागण के लिए अनुकूलन है उसका ठीक उल्टा भिन्नकाल पक्वता है, जहां पर जो पुंग व जाया नर जनन अंग और मादा जनन अंग है वो अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। तो इनका अलग अलग समय परिपक्व होना ही भिन्नकाल पक्वता कहलाता है। तो उदाहरण में देखें तो परागकोश के संदर्भ में देखें तो गुड़हल, कपास, सूरजमुखी व अरणी जो है आपके पुंग के संबंध में परागकोश का। अब स्त्री पूर्वता में बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, एक चीज और होती है कि जो समकाल पक्वता भिन्नकाल पक्वता है कि जैसे कि पुंग है, ठीक है, पुंग है वो जाया से पहले परिपक्व हो जाता है, या जो जाया है वो पुंग से पहले परिपक्व हो जाती है। तो इसमें भी इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि परागकोश में पुंग अगर उपस्थित हो जाए पहले, तो जैसे कि स्त्री पूर्वता, तो इसमें दो प्रकार का पहला है पूर्वता, जब परागकोश वर्तिका से पूर्व परिपक्व हो जाता है उसे पूर्वता कहते हैं, जिसका उदाहरण है गुड़हल, कपास, सूरजमुखी, अरणी। और दूसरा है स्त्री पूर्वता, जब वर्तिका परागकोश से पहले परिपक्व हो जाए इसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। उदाहरण में ब्रेसिकेसी एवं रोजेसी कुल के अधिकांश पादप जैसे कि चंपा है, बरगद है, ये सभी आपके स्त्री पूर्वता के उदाहरण है। और फिर चौथा है आपके इसी में अवरुद्ध परागणता या हर्पोगेमी, ये भी लिख देते हैं। अवरुद्ध परागणता, अवरुद्ध परागणता या हर्पोगेमी। उदाहरण है कैरियोपिलेसी पादप, कौन सा है, कैरियोपिलेसी पादप। इस अनुकूलन को भी पढ़ लेते हैं क्या है। इस अनुकूलन में सीधा सा है आपके जब वर्तिका और परागकोश के मध्य किसी भी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है तब स्वपरागण नहीं हो पाता है। ऐसे में कौन सी क्रिया होती है, परपरागण की। तो अवरुद्ध परागणता, हर्पोगेमी, वापस देख ले चौथा अनुकूलन, अवरुद्ध परागणता या हर्पोगेमी, जब वर्तिकाग्र एवं परागकोश के मध्य, वर्तिकाग्र एवं परागकोश के मध्य किसी भी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, मतलब किसी न किसी रूप में पुष्प की संरचना में इन दोनों के मध्य, ठीक है, ये आपके परागकोश और वर्तिका के मध्य कोई न कोई अवरोध है, तब स्वपरागण की क्रिया होती है। तो परागण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अवरुद्ध परागणता या हर्पोगेमी। एक पांचवा और है, वो भी आप लिख लीजिए, पांचवा भी आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है। पांचवा
विषमवर्तिका काल कौन सा है? विषमवर्तिका काल, विषमवर्तिका काल ये है चौथा आपके, ठीक है। तो इसमें क्या है विषमवर्तिका काल में, देखो विषमवर्तिका काल है उसमें देख लेते हैं क्या है। प्रिमूला में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक पुष्प लंबी वर्तिका, एक छोटे पुष्प से युक्त होता है, जबकि दूसरा पुष्प छोटी वर्तिका एवं लंबे पुष्प से युक्त होता है। अतः इसमें स्वपरागण संभव नहीं हो पाता, क्योंकि लंबी वर्तिका लंबे पुष्प के परागण से तथा छोटी वर्तिका छोटे पुष्प के परागण से परागित हो सकती है। मतलब सीधी सी बात है कि प्रिमूला नाम का पौधा है, प्रिमूला पौधे का क्या नाम है? प्रिमूला, प्रिमूला नाम का जो पौधा है उसमें क्या है वर्तिका और परागकोश दो पुष्प पाए जाते हैं। एक पुष्प में वर्तिका लंबी और परागकोश छोटा, दूसरे में परागकोश छोटा और वर्तिका लंबी। मतलब एक में वर्तिका लंबी है तो एक में परागकोश लंबा है। और इनमें जब स्वपरागण की क्रिया करने की कोशिश करते हैं तो क्रॉसिंग की चालीस माना जाती है, तब ये पुष्प क्या करते हैं विषम वर्तिका काल के कारण पर परागण की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। अब इसका एक छोटा सा चैप्टर है कि परागण की विधियां हैं, तो परागण की विधियां सिर्फ नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में क्या है तो आप उनके बारे में सिर्फ यही है कि प्रश्न भी पूछा जाता है कि परागण की क्रिया कौन कौन सी विधियों के द्वारा होती है, तो आप उन सबके नाम लिख लीजिए। तो जो पर परागण है वो किन किन विधियों द्वारा कंप्लीट होता है, तो लिख लीजिए। पर परागण की विधियां, पर परागण की विधियां देखें, पर परागण किस प्रकार होता है उसकी विधियों के बारे में पढ़ते हैं। पर परागण की विधियां, तो पर परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूं एक बार, वायु द्वारा, जल द्वारा, और देखते हैं कीट परागण, ठीक है। इनको वायु परागण, जल परागण लिख दें ताकि आपको भी एग्जाम के अकॉर्डिंग पता रहे। वायु परागण, जल परागण, तीसरा है कीट परागण, कीट परागण, चौथा देखो पक्षी परागण और चमगादड़ परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण, ये 5 प्रकार की विधियां हैं। इन पांचों के द्वारा परागण की क्रिया पादपों में होती है, ठीक है। जहां पर पादप अलग अलग रूपों में अलग अलग अनुकूलन के दौरान परागण की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि स्व परागण और पर परागण की क्रिया पौधों में कैसे संपन्न होती है, किस तरह से पौधे परागण की क्रिया को करते हैं। जायान और जायान वर्तिका आपके परागकोश और वर्तिका के ऊपर किस प्रकार उसका संरचनात्मक रूप से रहते हैं। जायान जहां से आपकी वर्तिका अंदर से जुड़ती है, पुंकेसर जो आपकी वर्तिका के द्वारा परागण को पहुंचाता है। इसका आधा टॉपिक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जितना बताया गया है आप इसको एक बार पुनः अपने कॉपी के द्वारा याद करें और पढ़ भी लें।